नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहले और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि महाराष्ट्र में सामने आया वो सर्वे जो उड़ा देगा बीजेपी की नींद। आंकड़े देख सीएम शिंदे को आ सकते हैं पसीने। खबर में आगे जिक्र होगा कि कांग्रेस यूपी में बड़े भाई की भूमिका में रहेगी। उपचुनाव न लड़ने के सवाल को लेकर बोले प्रदेश अध्यक्ष अजय राय। आगे आपको बताएंगे कि दीपोत्सव का न्योता नहीं मिला। अयोध्या सांसद अवधेश प्रसाद ने बीजेपी पर लगाया त्योहारों का राजनीतिकरण करने का आरोप। आगे खबर में जिक्र होगा कि चुनाव प्रचार में दहाड़ी प्रियंका गांधी का बीजेपी प्लानिंग के साथ समाज में नफरत गुस्सा फैला रही है। राहुल गांधी जैसा होना आसान नहीं। इसी के साथ आगे जिक्र होगा कि आरसीपी सिंह ने बनाई अपनी पार्टी। 2025 का विधानसभा चुनाव लड़ने का किया ऐलान, जिसके बाद बिहार में जबरदस्त सियासी भूचाल। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन की कृपया करके वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ, जो कि महाराष्ट्र से आ रही है, जहां पर आ चुके हैं ऐसे आंकड़े जिससे बीजेपी की नींद उड़नी तय है और सीएम शिंदे के पसीने छूट सकते हैं। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र में 20 नवंबर को मतदान होने वाला है और इसके परिणाम 23 नवंबर को घोषित किए जाएंगे। ऐसे में महाराष्ट्र में चुनावी सरगर्मी चरम पर है। इसी बीच सी वोटर का एक सर्वे सामने आया है और इस सर्वे के अनुसार 51% लोगों ने ऐसी बात कही है जो महायुति सरकार की धड़कनें बढ़ा सकती है। सी वोटर के इस सर्वे के मुताबिक महाराष्ट्र में किसका माहौल बन रहा है और किस महागठबंधन का पलड़ा भारी है। दोस्तों, सी वोटर के सर्वे से जो सबसे चौंकाने वाली बात सामने आई है वो ये है कि जब लोगों से पूछा गया कि क्या उन्हें मौजूदा बीजेपी शिंदे सरकार से नाराजगी है और क्या वो इसे बदलना चाहते हैं, तो 51% लोगों ने इसका जवाब हाँ में दिया है। उन्होंने कहा कि हाँ, हमें गुस्सा है और हम सरकार को बदलना चाहते हैं। वहीं 3% लोगों का कहना है कि हम गुस्सा हैं लेकिन हम इस सरकार को बदलना नहीं चाहते। 41% लोगों ने कहा कि गुस्सा नहीं है लेकिन नहीं बदलना चाहते, यानी 41% लोग फिर से बीजेपी शिंदे की सरकार चाहते हैं। 4% लोगों ने कहा है कि वो इस बारे में अभी कुछ नहीं कह सकते हैं। तो दोस्तों, इससे बड़ी बात यह है कि 51% से ज़्यादा लोगों ने मौजूदा सरकार को लेकर गुस्सा बताया और सरकार बदलने की इच्छा भी बताई। दोस्तों, आपको बता दें कि महाराष्ट्र के लोगों से जब ये पूछा गया कि सीएम पद के लिए उनकी पसंद कौन है, तो 27.6% लोगों ने एकनाथ शिंदे का नाम लिया, जबकि 22.9% के साथ उद्धव ठाकरे इस सर्वे में दूसरे नंबर पर रहे। देवेंद्र फडणवीस को 10.8% लोगों ने अपनी पसंद बताया और साथ ही 5.9% लोगों ने शरद पवार, तो 3% लोगों ने अजीत पवार को अपना पसंद बताया। करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। कांग्रेस यूपी में बड़े भाई की भूमिका में रहेगी। उपचुनाव न लड़ने के सवाल को लेकर बोले प्रदेश अध्यक्ष अजय राय। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का उत्तर प्रदेश में गठबंधन है। हालांकि सभी 9 सीटों पर समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ रही है और इस बीच कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कहा है कि हम उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन के तहत चुनाव लड़ रहे हैं और उन्होंने कहा कि गठबंधन में कांग्रेस की बड़े भाई की भूमिका है। इंडियन एक्सप्रेस से उन्होंने बात की और सवालों का जवाब दिया। दोस्तों, उन्होंने कहा कि हमारे सबसे बड़ी चुनौती कार्यकर्ताओं को प्रेरित करना और उन्हें सही रास्ता दिखाना है। सरकार यूपी में कांग्रेस पदाधिकारियों के खिलाफ बदले की भावना से काम कर रही है। पिछले 6 महीने में ही हमारा जिला अध्यक्षों और कैडर नेताओं को हिरासत में लिया गया और झूठे आपराधिक मामलों में फंसाया गया। हाल ही में मुरादाबाद गया था, जहां हमारे संभल जिला अध्यक्ष विजय शर्मा जेल में हैं। हम जल्द ही विरोध प्रदर्शन शुरू करेंगे और इससे पहले हमारे आजमगढ़ जिला अध्यक्ष को भी इसी तरह परेशान किया गया था। अयोध्या, बिजनौर, संभल और आजमगढ़ जैसे जिलों में हमारे जिला अध्यक्षों और कैडर नेताओं को हतोत्साहित करने के लिए झूठे मामलों में मुकदमा दर्ज किया गया है, लेकिन इस घड़ी में हम उनके साथ खड़े हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। दीपोत्सव का न्योता नहीं मिला। अयोध्या सांसद अवधेश प्रसाद ने बीजेपी पर लगाया त्योहारों का राजनीतिकरण करने का आरोप। जी हां दोस्तों, समाजवादी पार्टी के नेता और फैजाबाद के सांसद अवधेश प्रसाद ने बुधवार को कहा कि अयोध्या प्रशासन ने उन्हें दीपोत्सव कार्यक्रम में आमंत्रित नहीं किया। उन्होंने बीजेपी पर हमारे त्योहारों का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाया और कहा कि मैं दिवाली के अवसर पर अयोध्या के सभी निवासियों को शुभकामनाएं देता हूं। मैं इसे अपना सौभाग्य मानता हूं कि मैं यहां से चुना गया। बीजेपी हमारे त्योहारों का भी राजनीतिकरण कर रही है। मुझे उम्मीद है कि ये भाईचारे का त्यौहार होगा। उन्होंने न्यूज़ एजेंसी ANI से बात करते हुए कहा कि बीजेपी
बीजेपी इस त्योहार का राजनीतिकरण कर रही है और लोगों को बांट रही है। मुझे दीपोत्सव का कोई पास या निमंत्रण नहीं मिला है। ये त्योहार किसी एक समुदाय का नहीं है। मैं आज अयोध्या जाऊंगा, मुझे दीपोत्सव का कोई पास या निमंत्रण नहीं मिला है। अयोध्या एक महत्वपूर्ण हिंदू आध्यात्मिक केंद्र है जो फैजाबाद लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। पवित्र शहर में राम मंदिर है जिसका उद्घाटन इस साल की शुरुआत में किया गया था। अयोध्या में दीपोत्सव 2024 का यहाँ 8वां साल है। इसकी शुरुआत 2017 में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनने के बाद हुई। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। प्रियंका गांधी चुनाव प्रचार के लिए वायनाड पहुंची। कहा बीजेपी प्लानिंग के साथ समाज में नफरत गुस्सा फैला रही है। राहुल गांधी जैसा होना आसान नहीं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि प्रियंका गांधी ने वायनाड लोकसभा सीट पर अपना चुनाव प्रचार सोमवार से शुरू कर दिया। राहुल गांधी के रायबरेली सीट चुनने के बाद वायनाड सीट से कांग्रेस ने प्रियंका गांधी को कैंडिडेट बनाया है। यहां 20 नवंबर को चुनाव है, रिजल्ट 23 नवंबर को आएगा। प्रियंका गांधी ने वायनाड पहुंचने पर पहले रोड शो किया, फिर मीनांगड़ी में रैली की। उन्होंने कहा कि हम जिस दौर में हैं उसमें केंद्र में भाजपा की सरकार है। ये सरकार प्लानिंग के साथ समाज में नफरत और गुस्सा फैलाती है। हमने अल्पसंख्यकों पर हमले देखे हैं, मणिपुर में जो हुआ सबने देखा है। उन्होंने कहा कि हमारे संविधान के मूल्यों को लगातार मिटाया जा रहा है। जनता के भले की जगह पीएम के खास दोस्तों के भले के लिए पॉलिसी बनाई जा रही है। किसानों, आदिवासियों की जमीनें बड़े व्यापारियों को दी जाती हैं। प्रियंका गांधी ने कहा कि मेरा भाई राहुल जैसा होना आसान नहीं है। उन्होंने 10 साल तक भाजपा के क्रूर हमले झेले हैं। उनके बारे में झूठ फैलाया गया। ऐसा होना ग्लोबल पॉलिटिक्स में बहुत अलग है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। आरसीपी सिंह ने बनाई अपनी पार्टी। 2025 का विधानसभा चुनाव लड़ने का बिहार में कर दिया ऐलान। जी हाँ दोस्तों, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के करीबी रहे और पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह ने दिवाली के दिन यानी गुरुवार को अपनी नई पार्टी की घोषणा कर दी है। उन्होंने इस पार्टी का नाम आप सबकी आवाज़ रखा है। पटना में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में नई पार्टी बनाने की घोषणा करते हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा कि आज दिवाली है और दीप जलाया जाता है। और इसी बीच उन्होंने पार्टी के झंडे की जानकारी देते हुए कहा कि पार्टी का झंडा आयताकार होगा और इसमें 3 रंग होंगे। सबसे ऊपर हरा रंग होगा, बीच में पीला रंग होगा और सबसे नीचे नीला होगा। बीच में जो पीला रंग है उसी में जब चुनाव आयोग हमें चिन्ह देगा तो वो बीच में काले रंग में अंकित होगा। उन्होंने दावा किया कि हमारी पार्टी का संविधान अन्य पार्टियों से अलग होगा। भारतीय संविधान के प्रति शपथ लेनी होती है जो भारतीय संविधान की मूल भावना है। देश की एकता, अखंडता है। संविधान में जितनी महत्वपूर्ण भावना है, जो सिद्धांत है, उसे हम लोगों ने अपनी पार्टी के संविधान में शामिल किया है। 2025 का जो चुनाव होगा उसमें हमारे साथी जो मजबूती से लड़ना चाहते हैं वो चुनाव लड़ेंगे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। दिल्ली में दिवाली पर बीजेपी को बड़ा झटका। दिग्गज नेता और 3 बार के एमएलए ने थामा आम आदमी पार्टी का दामन। जी दोस्तों, दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले दिल्ली में दिवाली पर भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लगा। बीजेपी के दिग्गज नेता और 3 बार के विधायक ब्रह्म सिंह तंवर ने गुरुवार को आम आदमी पार्टी का दामन थाम लिया। 3 बार पार्षद रहे तंवर अपनी पूरी टीम के साथ केजरीवाल की मौजूदगी में आम आदमी पार्टी में शामिल हुए। इस दौरान एमएलए व पीएसी के सदस्य दुर्गेश पाठक भी मौजूद रहे। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ब्रह्म सिंह तंवर के साथ दिल्ली देहात और दक्षिण दिल्ली के कई और सामाजिक लोग भी बीजेपी छोड़कर आम आदमी पार्टी में शामिल हुए। आज आम आदमी पार्टी के लिए खुशी का दिन है। ब्रह्म सिंह तंवर जी दिल्ली की राजनीति का एक बड़ा चेहरा है। ये बीजेपी से 3 बार विधायक रह चुके हैं। आज ये दिल्ली और पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकारों के कामों से प्रभावित होकर आम आदमी पार्टी में शामिल हुए हैं। इनके आने से पार्टी को नई ऊर्जा मिलेगी। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। बिहार पॉलिटिक्स की बड़ी खबर, नीतीश कुमार होंगे शौक। लालू यादव ने चुनाव से पहले कर दिया खेला। जी हाँ दोस्तों, सर्व लोकहित समाज पार्टी ने उपचुनाव वाले चारों विधानसभा क्षेत्रों में बिना शर्त महागठबंधन के समर्थन की घोषणा की है। बुधवार को राजद के प्रदेश कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष प्रोफेसर विजय बहादुर मौर्य ने इसकी घोषणा की। उनकी इस पहल को प्रशंसनीय बताते हुए आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह, इससे सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्ष शक्तियों को मजबूती मिलेगी, ऐसा कहा। जगदानंद ने कहा कि सरकार के स्तर से उन्माद को बढ़ावा दिया जाना उचित नहीं है। इस तरह देश को कमज़ोर किया जा रहा है। लालू प्रसाद यादव ने अपने विचारों और कार्यों से सभी वर्गों को एकजुट रखा है और देश की गंगा जमनी संस्कृति की मजबूती के लिए कार्य करने की प्रेरणा दी है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। फडणवीस और अजीत पवार ने गोपनीयता की शपथ का किया उल्लंघन। संजय राउत ने केस दर्ज कराने की कर दी मांग। तो दोस्तों, आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो
को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। महाराष्ट्र में बीजेपी को बड़ा झटका, लोकसभा चुनाव के उम्मीदवार ने छोड़ी पार्टी, कांग्रेस में हुए शामिल। जी हां दोस्तों, बीजेपी की पूर्व सांसद सुधाकर श्रृंगारे ने मंगलवार को कांग्रेस ज्वाइन कर ली है। उन्होंने ये राजनीतिक फैसला ऐसे वक्त लिया है जब राज्य विधानसभा चुनाव के लिए मतदान होना है। श्रृंगारे ने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी देते हुए कहा कि वो लोक कल्याण और लातूर के विकास को प्राथमिकता देने के लिए प्रतिबद्ध है। कांग्रेस के लिए चुनाव प्रचार शुरू करते हुए उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि आपका प्रबल समर्थन, आस्था वही पुरानी है, एक नई शुरुआत है, कांग्रेस पार्टी में जनता का प्रवेश। दोस्तों, इसी के साथ आपको बता दें कि पूर्व सांसद ने कहा कि प्रगतिशील भविष्य को लेकर कांग्रेस के दृष्टिकोण में अपने विश्वास के कारण उन्होंने इस पार्टी को ज्वाइन किया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। दिल्ली में आयुष्मान योजना पर छिड़ी जंग, आम आदमी पार्टी बोली ये पीएम मोदी का सबसे बड़ा घोटाला है, हाईकोर्ट पहुंच गई भाजपा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पर बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है। राजधानी दिल्ली में आयुष्मान भारत योजना को लेकर सियासी जंग छिड़ गई है। आम आदमी पार्टी ने आयुष्मान योजना को लेकर एक बार फिर केंद्र सरकार पर हमला बोल दिया है। आम आदमी पार्टी ने इस योजना को पीएम मोदी का सबसे बड़ा घोटाला करार देते हुए यहां पर जबरदस्त तहलका मचा दिया है। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना में बहुत सारे घोटाले हैं। वहीं आम आदमी पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ ने कहा कि पीएम मोदी ने आयुष्मान भारत योजना के नाम पर देश के आगे ऐसा पेश किया है जिसकी जांच सीएजी को करनी पड़ी, जिसमें पता चला है कि कैसे मृतक और नकली मरीजों के नाम पर भाजपाई अपनी जेब भर रहे थे। उधर दिल्ली भाजपा के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि राजधानी में आयुष्मान भारत स्कीम को लागू करवाने के लिए हाईकोर्ट में रिट याचिका दायर की गई है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मेरा नहीं, ये तो सीएजी का कहना है कि आयुष्मान भारत योजना में बहुत सारे घोटाले हैं। इस योजना में इलाज तब होगा जब मरीज भर्ती होगा, लेकिन दिल्ली में भर्ती होने ना होने की कोई शर्त नहीं है। 5 रुपए की दवाई से लेकर 1 करोड़ तक का ऑपरेशन सब कुछ मुफ्त है। जब दिल्ली में दवाई, टेस्ट, इलाज सब कुछ फ्री है तो फिर यहाँ आयुष्मान भारत योजना की जरूरत नहीं है। पीएम मोदी को दिल्ली की योजना का अध्ययन कर पूरे देश में इसे लागू करना चाहिए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। चुनाव से पहले एक मंच पर जुटेंगे राहुल, उद्धव और शरद पवार, महाराष्ट्र के लिए करेंगे चुनावी गारंटी की घोषणा। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी 6 नवंबर को महाविकास अघाड़ी के एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए मुंबई का दौरा करेंगे। इस कार्यक्रम में राकांपा एसपी नेता शरद पवार, शिवसेना यूबीटी नेता उद्धव ठाकरे समेत महाविकास अघाड़ी के अन्य नेता भी मौजूद रहेंगे। कार्यक्रम के दौरान राहुल गांधी राज्य के लिए कांग्रेस की चुनावी गारंटी की घोषणा करेंगे। नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले बुधवार को कांग्रेस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने भाजपा, शिवसेना और राकांपा की महायुति को भ्रष्ट युति बताया। इसके साथ ही उन्होंने राज्य सरकार की विफलताओं को भी गिनाया। महाराष्ट्र में कांग्रेस प्रभारी रमेश चेन्नीथल्ला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। उन्होंने बताया कि कांग्रेस समाजवादी पार्टी से बात कर रही है और महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी की सरकार बनाने की योजना बना रही है। चेन्नीथल्ला ने कहा कि हम समाजवादी पार्टी से बात कर रहे हैं, हमारा लक्ष्य महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी सरकार बनाना है और हम अपने लक्ष्य पर काम कर रहे हैं। ईसीआई ने महाराष्ट्र सरकार की लाडली बहन योजना पर रोक लगा दी है क्योंकि राज्य सरकार के खजाने में पैसे नहीं है। सरकार की तरफ से महाराष्ट्र की महिलाओं को पैसा नहीं मिल रहा है। ये सब चुनाव से पहले बोला गया झूठ था। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कांग्रेस का बीजेपी सरकार पर हमला, कहा पंजाब और हरियाणा के किसानों को साजिश के तहत सजा दी जा रही। जी हां दोस्तों, कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने आरोप लगाया कि केंद्र पिछले दरवाजे से एमएसपी खत्म करना चाहता है और पंजाब तथा हरियाणा के किसानों को अब निरस्त किए जा चुके कृषि कानूनों का विरोध करने के लिए सुनियोजित साजिश के तहत दंडित किया जा रहा है। सुरजेवाला ने हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को पूरे मुद्दे पर उनके साथ बहस करने की चुनौती भी दी है। सुरजेवाला ने दावा किया कि पंजाब और हरियाणा के किसानों को 3 विवादास्पद कृषि कानूनों का विरोध करने के लिए एक सुनियोजित साजिश के तहत दंडित किया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र की बीजेपी नीति सरकार एक सुनियोजित साजिश के तहत पिछले दरवाजे से न्यूनतम समर्थन मूल्य खत्म करना चाहती है। सुरजेवाला ने कहा कि पंजाब और हरियाणा में पिछले साल की इसी अवधि की तुलना में आज तक कम धान की खरीद हुई है। उन्होंने आरोप लगाया कि साजिश के 6 हिस्से हैं। इसका मुख्य हिस्सा पिछले
दरवाजे से एमएसपी को अंततः खत्म करना, बिहार की तर्ज पर अनाज मंडियों को खत्म करना, धीरे धीरे एमएसपी पर फसल खरीद को कम करके खत्म करना है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। वायु प्रदूषण एक बड़ी चुनौती, नवीकरणीय ऊर्जा और सार्वजनिक परिवहन को अपनाने की जरूरत, कांग्रेस का ऐलान। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने वायु प्रदूषण को भारत की सार्वजनिक स्वास्थ्य क्षेत्र की एक प्रमुख चुनौती करार देते हुए बुधवार को कहा कि पराली जलाने पर रोक लगाने ही पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि नवीकरणीय ऊर्जा, इलेक्ट्रिक वाहनों और सार्वजनिक परिवहनों में बड़े पैमाने पर बदलाव के साथ भारत के आर्थिक मॉडल को फिर से आकार देने की जरूरत है। पूर्व पर्यावरण मंत्री ने द लैंसेट काउंटडाउन की एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए वायु प्रदूषण की स्थिति पर चिंता जताई। उन्होंने सोशल मीडिया मंच एक्स पर पोस्ट किया कि स्वास्थ्य और जलवायु परिवर्तन पर द लैंसेट काउंटडाउन की एक नई रिपोर्ट में भारत में वायु प्रदूषण पर कुछ परेशान करने वाले निष्कर्ष सामने आए हैं। 2021 में भारत में कुल 16 लाख मौतें वायु प्रदूषण के कारण हुई। उन्होंने रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि कोयला और कुछ अन्य जीवाश्म ईंधन ने इन मौतों में 38% का योगदान दिया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। पड़ोसी राज्य में कांग्रेस ने खेला ओबीसी कार्ड, राष्ट्रीय जनगणना से पहले जाति सर्वेक्षण शुरू, महाराष्ट्र चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर। जी हाँ दोस्तों, महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव की सरगर्मियों के बीच कांग्रेस पार्टी ने पड़ोसी राज्य में ओबीसी कार्ड खेल दिया है। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि इस ओबीसी कार्ड का महाराष्ट्र के चुनाव पर क्या असर पड़ेगा, वो भी तब जब राज्य की ओबीसी समुदाय को लुभाने के लिए राज्य की एकनाथ शिंदे सरकार ने चुनाव की घोषणा से पहले कई बड़ी घोषणाएं की थी। दरअसल कांग्रेस शासित पड़ोसी राज्य तेलंगाना की रेवंत रेड्डी सरकार ने राज्य में जाति आधारित सर्वेक्षण कराने का फैसला किया है। इसके लिए कार्रवाई शुरू कर दी गई है। तेलंगाना पिछड़ा वर्ग आयोग ने राज्य भर में जाति आधारित सर्वेक्षण करने की प्रक्रिया के तहत इच्छुक पक्षकारों से आवेदन प्राप्त करने का काम कर रहा है। दरअसल कांग्रेस का कहना है कि उसने तेलंगाना की जनता से इस सर्वेक्षण का वादा किया था, लेकिन जानकार ये बताते हैं कि तेलंगाना और महाराष्ट्र एक पड़ोसी राज्य हैं। महाराष्ट्र के सीमाई इलाकों में करीब 1 करोड़ की आबादी तेलुगु बोलती है। ऐसे में तेलंगाना सरकार के इस फैसले के पीछे राजनीतिक कारणों से भी इनकार नहीं किया जा सकता। इस बीच भारत सरकार भी राष्ट्रीय जनगणना कराने की योजना पर काम कर रही है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। महाविकास अघाड़ी के महायुति में भी घमासान, बीजेपी अजीत पवार वाली एनसीपी के बीच आई दरार, सोमैया ने नवाब मलिक को बताया आतंकी। जी हाँ दोस्तों, महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, वैसे वैसे राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज होती ही जा रही है। महाविकास अघाड़ी के बाद अब महायुति में भी सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। नवाब मलिक को मानखुर्द शिवाजी नगर से टिकट दिए जाने पर भारतीय जनता पार्टी और अजीत पवार वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के बीच तल्खी बढ़ गई है। भाजपा नेता किरीट सोमैया ने बुधवार को नवाब मलिक को आतंकी करार दिया। अजीत पवार पर तीखा हमला बोलते हुए सोमैया ने कहा कि नवाब मलिक आतंकी है, उन्होंने देश को टुकड़ों में तोड़ने की कोशिश की है, वो दाऊद के एजेंट हैं, उन्हें टिकट देकर अजीत पवार की एनसीपी ने देश के साथ धोखा किया है। वहीं सुरेश कृष्णा पाटिल महायुति से एकनाथ शिंदे गुट वाली शिवसेना के उम्मीदवार हैं, उन्होंने कल से अपना चुनाव प्रचार शुरू किया है। बता दें कि नवाब मलिक ने मंगलवार को इस सीट से नामांकन दाखिल किया था। इससे महायुति के सामने, खासकर भाजपा और शिवसेना शिंदे गुट के सामने असमंजस की स्थिति पैदा हो गई है, क्योंकि महायुति की तरफ से शिवसेना के पाटिल को पहले ही उम्मीदवार घोषित किया जा चुका है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। प्रियंका गांधी ने मोदी सरकार पर लगाया वायनाड की उपेक्षा करने का आरोप। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने वायनाड लोकसभा सीट पर उपचुनाव के लिए अपना प्रचार अभियान तेज करते हुए मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि वो पहाड़ी जिलों के भूस्खलन प्रभावित क्षेत्र के लिए पुनर्वास के लिए धनराशि उपलब्ध नहीं कराकर उनकी उपेक्षा कर रही हैं और लोकतंत्र को नष्ट करने की कोशिश की जा रही है। प्रियंका गांधी ने कहा कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार का रुख लोगों और राष्ट्र का सम्मान नहीं करने के उनके भाव को दर्शाता है। ये बात उसके पिछले 10 वर्ष के शासन के दौरान बनाई गई नीतियों से भी स्पष्ट है। कांग्रेस नेता ने कहा कि देश का संविधान उस राजनीति से उपजा है जिसमें जनता को सर्वोच्च सम्मान दिया जाता है। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। रेलवे व्यवस्था को लेकर
राहुल गांधी ने उठाए सवाल, कहा यात्रियों की कोई सुनने वाला नहीं। जी हाँ दोस्तों, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने रेलवे को लेकर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि दिवाली के समय रेल यात्रा में बहुत सारे लोगों को पेश आ रही दिक्कतों का हवाला देते हुए मंगलवार को दावा किया कि रेलवे व्यवस्था टूट रही है और यात्रियों की जरूरतों को पूरा करने में असमर्थ है। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि इस समय कोई लोगों की सुनने वाला नहीं है। दोस्तों, आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। वायनाड उपचुनाव में प्रियंका गांधी का सरकार पर हमला, कहा पीएम मोदी की नीतियों से आम आदमी को फायदा नहीं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने मंगलवार को वायनाड के एंगपूजा में एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने वायनाड के लोगों की सराहना करते हुए कहा कि यहाँ के लोगों का इतिहास बहुत समृद्ध है, आपने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी है। प्रियंका गांधी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा और कहा कि पिछले 10 सालों में हमने लोगों के प्रति पूरी तरह से उपेक्षा देखी है। मोदी की नीतियों से सिर्फ बड़े कारोबारी मित्रों को फायदा होता है, आम नागरिकों को नहीं। किसानों के प्रति कोई सहानुभूति नहीं है, जिन्हें न्यूनतम समर्थन मूल्य देने का वादा किया गया था लेकिन उन्हें कभी नहीं मिला। देश भर में आदिवासी लोगों पर हमले हो रहे हैं, जिनकी जमीनें बड़े व्यापारों को सौंप दी जा रही हैं और बेरोजगारी चरम पर है। वादों के बावजूद मेडिकल कॉलेज का कोई नामो निशान नहीं है। जीएसटी व्यवस्था भी छोटे व्यवसायों को नुकसान पहुंचा रही है। प्रियंका गांधी ने रैली को संबोधित करते हुए कहा कि मैं वायनाड के इतिहास को अच्छी तरह जानती हूं। वायनाड के लोग हमेशा सही के लिए खड़े रहे हैं। आपका इतिहास बहुत समृद्ध है, आपने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी है और लगातार भाई बहनों की तरह सद्भाव से रहते आए हैं। वहीं दोस्तों, ये सभी धर्मों के गुरुओं की शिक्षाओं और हमारे स्वतंत्रता आंदोलन को निर्देशित करने वाले मूल्यों को दर्शाता है।